एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। भगवान के चमत्कार ने सबको हिलाकर रख दिया था। दिल्ली के जाने माने प्राइवेट अस्पताल की ये घटना है। लोगों की सोच किस हद तक गिरती जा रही है, इसलिए हमारा हिंदुस्तान बहुत पीछे रह गया है। अगर लोग किसी की मदद कर दें तो वो उसी को नोच खाते हैं, अपने आगे किसी को नहीं देख पाते। 100 में से एक ही लोग अच्छे निकलते हैं, जिनकी वजह से ये दुनिया चल रही है। लोगों की मदद के लिए वे अपने आप तक को मिटा देते हैं। दौलत तो क्या, वह सब कुछ लुटाने पर तैयार हो जाते हैं। मेरी माँ भी कुछ ऐसे ही लोगों में से थी। मेरी कहानी भी कुछ ऐसे ही है। जिस वक्त मेरा दिमाग हरकत करना शुरू हुई थी, मैं उठना चाह रहा था, मगर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरा सारा बदन जंजीरों से कसकर बांधा हुआ है। मैं अपने बदन का एक हिस्सा भी नहीं हिला पा रहा था। मेरा पूरा बदन बिल्कुल सुन्न था। मैंने बार बार कोशिश की, मगर मेरी सारी कोशिश नाकाम हो गई थी। मैं अपने बदन को किसी भी हिस्से को हिलाने में नाकाम था। न मेरे पाँव हिल रहे थे, न ही मेरी टांगे हिल रही थी। यही हाल हथेली और बाजू का भी था। मैंने उसके बाद अपनी आंखें खोलकर खुद को बेबसी की हालत में देखना चाहा था, मगर ऐसा करने में भी नाकाम हो गया था। मेरे हाथ इस तरह भारी हो रहे थे जैसे किसी ने उन पर मानो भारी वजन डाल दिया हो, जिनकी वजह से वे खुल नहीं रहे हों। मैं काफ़ी देर खुद को हिलाने डुलाने की कोशिश करता रहा, मगर काफ़ी देर बाद आखिरकार मैंने थक हार कर अपना हथियार डाल दिया। मेरी आंखों से आंसू निकलकर कान के पास से होते हुए तकिए में डूब गए थे। जाने कैसी बेबसी थी। मैं हाथ हिलाने से भी लाचार था। मुझे तो कुछ भी याद नहीं था। मैं कौन हूँ? मैं अपने दिमाग पर बहुत जोर डाल रहा था, मगर मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तभी मुझे अपने कानों में दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनाई दी और फिर उसके साथ ही कोई कदम कदम चलता मेरे करीब आया था। मैंने आंखें खोलकर उसे देखना चाहा था, आवाज़ देकर उसे बुलाना चाहा था, मगर मैं उनमें से एक काम भी नहीं कर सका था। काश कि उस टाइम मेरी कोई एक उंगली भी हिल जाती। मेरी आंखों में से फिर से आंसू निकलने लगे थे। तभी मुझे अपने पास किसी की चिल्लाती हुई अनसुनी आवाज़ सुनाई दी, डॉक्टर साहब यहाँ आइएगा, ये देखिए मरीज की आंखों से आंसू बह रहे हैं। कुछ ही देर बाद मेरे आसपास शोर सा मच गया था। कदमों की भारी आवाज़ के साथ साथ बहुत से लोगों के एक साथ बोलने की आवाज़ भी सुनाई देने लगी थी। फिर किसी ने मेरे नब्ज टटोली थी। मेरे दिल की धड़कन को चेक की गई थी। फिर मुझे अपने बाजू में से सुई उतरती हुई महसूस हुई थी। उसके साथ ही मेरा दिमाग फिर से सुन्न होता चला गया था। दोबारा जब मेरा दिमाग होश में आया तो कमरे में पूरी चुप्पी थी। मौत का साया मंडराया हुआ था। थोड़ी देर के बाद मुझे अपने माथे पर किसी के हाथ का स्पर्श महसूस हुआ था। उसके साथ ही किसी की आवाज़ आई थी कि डॉक्टर, आज जो हुआ वह दोबारा नहीं होना चाहिए। हमें कैसे भी करके उसको रोकना होगा। वह तो भगवान की कृपा है कि नर्स ने हमें सही टाइम पर खबर दे दिया था, वरना अगर आज होश में आ जाता तो तुम्हें पता है ना क्या हो सकता था। खड़े खड़े हमारी नौकरी चली जानी थी और उसके साथ ही साथ जो इज्जत की अर्थी निकलती वे अलग से। हमें उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। उसकी आंखों से आंसू निकलने का मतलब जानते हो ना, किस तरह घबराने की बात है। मैंने तुम्हें कहा भी कि उसका ख्याल रखना, मगर फिर भी तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। ये तुम्हारी ही लापरवाही का नतीजा है। जो नौबत आज यहाँ तक आ पहुँची है, मुझे तुमसे इस तरह लापरवाही की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। खैर, आइंदा से तुम उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। हर घंटे के बाद ज़रूर आकर उसका चेकअप करना होगा। मैं आइंदा तुम्हारी तरह से कोई लापरवाही या किसी तरह की कोई भी सुस्त काम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करूँगी। और सबसे पहले उस वार्ड बॉय की ड्यूटी चेंज करवाओ और उसका मुँह बंद करो। जैसे आज उसने शोर मचा मचा कर पूरा अस्पताल इकट्ठा कर लिया था, मुझे उससे अच्छाई की कोई उम्मीद नहीं है। वह किसी के सामने भी अपना मुंह खोल सकता है। तुम उसका मुंह बंद करवाओ, फिर चाहे उसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़ जाए। अगर उसकी जान लेनी है तो भले ही ले लो। अगर पैसे या मान सम्मान की बात है तो उसको इतना पैसे दो कि वह जिंदगी में कभी भूल कर भी आज वाले किसी को ना दोहराए। आज तो हम बाल बाल बचे हैं, अगर हमें आने में जरा भी देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। और कुछ भी का मतलब तुम अच्छी तरह से जानते हो, या तुम्हें फिर से दोबारा बताने की जरूरत है। इतना कहकर वह आदमी चुप हो गया था, जबकि उसके साथ ही दूसरे आदमी की आवाज आई थी जो पहले वाले आदमी को कह रहा था। भला उससे अच्छा इसका मतलब और कौन जान सकता था। उसके साथ ही उसने पहले वाले आदमी को बड़ी फिक्र करते हुए कहा कि उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, दोबारा उससे कोई गलती नहीं होगी और वह आज ही उस वार्ड बॉय का कोई पक्का इंतजाम करेगा।
जिसके बाद वार्ड बॉय इस अस्पताल के अंदर तो क्या, उसके करीब भी दिखाई नहीं देगा। ये सब कहने के साथ ही वह शायद उठकर बाहर चला गया था। ये अंदाजा मैं कदमों की आहट खुद से दूर जाते और दरवाजा खोलकर बंद होने की आवाज़ सुनकर लगाया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग कौन हैं, मेरे कोई जानने वाले हैं या मेरे दुश्मन हैं। मुझे होश में क्यों नहीं आने दे रहे, जबकि मैं सबको सुन रहा था, महसूस कर रहा था। अगर ये लोग मेरे दुश्मन होते तो मेरा इतना ख्याल क्यों कर रहे होते, क्यों मेरी इतनी देखभाल कर रहे थे। उन लोगों के बारे में मैं कुछ भी अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। मैं उस टाइम भी अपनी आंखें खोलने की भरपूर कोशिश कर रहा था, मगर मैं कामयाब नहीं हो पा रहा था। यूं ही बेजान पड़े पड़े मुझे न जाने कितने घंटे बीत गए थे, जब एक बार फिर से कमरे का दरवाजा खुल गया और कदमों की आहट सुनाई दी। वे कदम मेरे करीब से करीब आते जा रहे थे। फिर किसी ने आकर गीले कपड़े से मेरे मुंह हाथ साफ किए थे। साथ ही साथ वे कह रहा था कि न जाने कितने हैंडसम लोग इतनी बुरी किस्मत क्यों लिखवा कर आते हैं। अब अच्छा भला हैंडसम और नौजवान खूबसूरत लड़का है, न जाने उसको क्या हो गया है। वे लोग कह रहे हैं कि पिछले 14 सालों से कोमा में है। उसके मुंह से निकलने वाली ये बात मुझ पर एक बिजली बनकर गिर गई थी। मैं पिछले 14 साल से मैं कोमा में था। इस बात का क्या मतलब था? मैं 14 साल से यूं ही बेजान था और मैं कोमा में था। मेरे दिल की धड़कनें एकदम बढ़ने लगी थी और सांस उखड़ने लगा था। तभी उस वार्ड बॉय ने मुझे ऐसे देखकर शायद किसी को कॉल मिलाया था। 5 मिनट के बाद ही मुझे अपने पास कॉल वाले आदमियों में से किसी एक की आवाज़ सुनाई दी थी, जो जल्दी जल्दी से नर्स को कुछ न कुछ समझा रहा था। साथ ही साथ मेरा चेकअप भी किए जा रहा था। उसने कल ही की तरह मुझे कोई इंजेक्शन लगाया और फिर से मैं बेहोश हो गया था। दोबारा मुझे होश आया तो फिर भी मैं अपनी आंखें नहीं खोल पाया था, जबकि मैं देखना चाहता था ये कौन लोग हैं जो मुझे ठीक होने के बावजूद भी ठीक नहीं होने दे रहे। क्यों मुझे बार बार बेहोशी का इंजेक्शन लगाए रखते हैं? मैं यहाँ अस्पताल में क्यों हूँ? मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था जो मैं कोमा में चला गया था? मेरे लाख कोशिश के बावजूद भी मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा था। कल वाले 2 आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी। वे दोनों मेरी सुधरती हुई हालत देखकर अब भी परेशान हो रहे थे। न जाने उन्होंने ऐसा क्या किया था जो वे इतनी डर में थे। मैं रिकवर होने के बावजूद भी मुझे ठीक नहीं होने दे रहे थे। ऐसी कौन सी बात थी जो वे अपने डॉक्टर होने का लिहाज भी नहीं कर रहे थे? क्योंकि डॉक्टर का पहला फर्ज मरीज की जान बचानी होती है, मगर ये तो कुछ और ही कर रहे थे। वे दोनों काफी देर तक बातें करते रहे, इस बात से अनजान कि मैं उनकी एक एक बात सुन रहा था। अब मुझे हर टाइम बस इंतजार होता कि कब वो आएंगे, कब कुछ बातें करेंगे और मैं उनकी बातें सुनकर अपने बारे में कुछ पता लगा सकूंगा, क्योंकि अब बस यही तरीका था जिससे मैं अपनी पहचान कर सकता था। उन दोनों आदमियों के बातें सुनकर यही कुछ लगता था, वे मेरे बारे में सब कुछ अच्छी तरह से जानते हैं। अब बस मुझे जल्दी से जल्द अपनी पहचान मालूम करना था। मैंने सोच लिया था कि आज के बाद मैं किसी के सामने किसी तरह का कोई भी हरकत नहीं करूंगा, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं था, उल्टा नुकसान ही नुकसान था। क्योंकि उन लोगों को जरा सा भी मेरी रिकवर के बारे में पता होता तो वह मुझे कोई ना कोई इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते थे, जबकि मैं ज्यादा से ज्यादा होश में रहना चाहता था। उन आदमियों और उन नर्स के अलावा कोई भी मेरे कमरे में नहीं आता था। मुझे अब उन आदमियों से डर नहीं लगता था, क्योंकि मैं जान गया था कि वह मुझे जान से नहीं मारेंगे। अगर जान से ही मारना होता तो यूं 14 साल तक कोमा में न रखते। जान लेने के लिए तो कई तरीका अपना सकते थे। दवाइयों का भारी डोज ही दे देते, धीरे धीरे मर जाता, किसी को क्या पता लगना था। अब तक मेरा किस्सा खत्म कर चुके होते। जरूर उन लोगों का मुझसे कोई ना कोई फायदा जरूर था। अब यही सब मुझे पता करना था। टाइम बीतता जा रहा था। एक दिन यूं ही मैंने अपने आप को हिलाने की कोशिश कर रहा था, जब कोई तेज आवाज में ऊंचा ऊंचा बोलते हुए कमरे में दाखिल हुआ। आने वाला आदमी बहुत गुस्से में था, जबकि पहले आवाज वाले दोनों आदमी उसको बराबर न जाने क्या क्या कहे जा रहे थे। वह तेज आवाज वाला आदमी उन दोनों आदमियों पर बरस रहा था और कह रहा था, ये क्या सुन रहा हूँ मैं कि ये रिकवर हो रहा है। बताओ क्यों हो रहा है ये रिकवर? मेरी बनाई गई दवाई ऐसे हैं जो कभी रिकवर कर ही नहीं सकता। क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम जानते हो ना कि अगर ये होश में आ गया तो क्या होगा। पिछले दिनों मैंने सुना कि उसकी आंखों से आंसू बहे थे। मैंने तुम लोगों से कहा हुआ है कि मुझे उसके एक एक पल की खबर चाहिए। फिर इतना जरूरी खबर मुझे क्यों नहीं बताई गई थी? जबकि पहले 2 आदमियों से एक आदमी ने उससे कहा जैसा वह समझ रहा था वैसा कुछ भी नहीं है।
उसकी आंखों से कोई आंसू नहीं निकले, वह तो उसकी ड्रिप लीक हो गई थी। उसकी बूंद उसकी आंखों पर टपक रहे थे तो वार्ड बॉय उसको आंसू समझ बैठा था। अगर ऐसी कोई बात होती तो बस सबसे पहले तुमको ही बताते और ये सब कहा कि मेरी रिकवर वाली बात बिल्कुल झूठी है, मेरा ठीक होने का चांस बिल्कुल भी नहीं है, मैं बिल्कुल पहले जैसा हूँ, एक जिंदा लाश की तरह, बस सिर्फ सांस चल रही है। वह भी सिर्फ उस आदमी की ऐसी बात सुनकर मुझे उस पर बहुत हैरानी हुई थी। उसने मेरे बारे में जो कुछ भी बताया था वह सब का सब झूठ था। तभी मुझे अपने गले पर किसी के हाथ का दबाव महसूस हुआ। उसके हाथ की एक नफरत भरी फुंकार सुनाई दी जिसने एक पल में मुझे मेरी पहचान करवा दी थी। मुझे अपने बीते हुए कल का एक एक पल याद आ गया था। मैंने एक झटके से अपनी आंख खोला था और 1 मिनट से पहले ही अपने ऊपर झुके हुए उस कमीने आदमी को अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद से दूर किया था। मुझे होश में आता देखकर कमरे में मौजूद वे तीनों कमीने लोगों को मैं अच्छी तरह से जानता भी था और पहचानता भी था। मेरे बदन ने अब काम करना शुरू कर दिया था। मैं जल्दी से उठकर बैठा था, मगर ऐसा करने से मुझे अपने पूरे बदन में एक भारी दर्द की लहर उठी थी। मगर फिर भी मुझे हिम्मत करना था। मुझे होश में देखकर वे तीनों मेरी तरफ दौड़े थे जिसे मैंने धक्का देकर खुद से दूर किया था। अब वह मुझे फटी फटी आंखों से देख रहा था। जैसे ही उसकी नजर उन दूसरे आदमियों पर पड़ी जो खतरनाक लग रहा था और मेरी तरफ बढ़ रहा था, वह एकदम से भागता हुआ कमरे से निकल गया। एक आदमी जल्दी से उसके पीछे लपका था, जबकि दूसरे को मैंने कहा कि वह पुलिस को कॉल करे। 1 मिनट से भी पहले पुलिस वालों को बुलवाने को कहा था, क्योंकि जो कुछ हो चुका था अब बहुत हो चुका था। अब मैं ज्यादा उस आदमी को छूट नहीं दे सकता था। एक बार पहले भी उस पर मैंने भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जिसके कारण मेरी ये हालत थी। कुछ ही देर में पूरे अस्पताल में भगदड़ मच गई थी। अब सुनिए मेरी पूरी कहानी मेरी जुबानी। मेरा नाम नारायण था। मेरी उम्र 30 साल की थी। मेरी पैदाइश एक अच्छे और पढ़े लिखे अमीर घर में हुई थी। मेरी मम्मी करोड़पति औरत थी। शहर में उनका अपना प्राइवेट क्लिनिक था जिनमें लोगों का मुफ्त में इलाज भी किया जाता था। मेरी मम्मी बहुत अच्छी दयालु औरत थी, बिना किसी मतलब के लोगों की मदद करती रहती थी। वह इतनी अमीर होने के बावजूद भी कभी भी उनमें घमंड नहीं देखा गया था। वो बेहद इंसाफ और नरम दिल औरत थी। यही वजह थी कि पूरे शहर में मेरी मम्मी उनका अस्पताल मशहूर था। जो एक बार मेरी मम्मी से मिल लेता वह हमेशा मम्मी को याद रखता। मेरी माँ ने 30 साल की उम्र में उन्होंने मेरे पिता से शादी की थी। मेरे पापा एक गरीब घर के लड़के थे। वह बिना माँ के बच्चे थे। उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। अपने पिता के साथ रहते थे। उनके पिता को कैंसर हो गया था। वह कैंसर के लास्ट स्टेज पर थे। मेरे पापा मेरे दादा को अस्पताल लेकर आया करते थे। मेरी माँ उनके बैकग्राउंड और उनके हालत को अच्छी तरह से जानती थी। मेरे पापा और उनके पिता जहाँ पर रहते थे वे लोग अच्छे नहीं थे। उन्हें बहुत तंग किया करते थे। मेरे पापा के चाचा थे जो उनको पैसों के लिए बहुत तंग किया करते थे। उन्होंने मजबूरी में आकर घर भी बेच दिया था और अपने पिता का भी इलाज करवा रहे थे। वे काम पर भी नहीं जा पाते थे और मेरी माँ ये सब हालत देखते हुए उन लोगों की काफ़ी मदद कर दिया करती थी और कहती थी तुम लोग वहाँ से निकलकर कोई किराए का मकान ले लो। लेकिन दादा नहीं मानते थे। कहते थे मेरा परिवार है, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दादा की तबीयत अचानक खराब हो गई। पापा उन्हें लेकर मेरे माँ के अस्पताल में पहुँचे और मेरी माँ के आगे हाथ जोड़ने लगे और कहने लगे मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, बस उसको एक सहारे की ज़रूरत है। अगर आप मेरी मदद करेंगी तो आपको भगवान अपनी कृपा के साए में रखेगा। मेरे दादा जानते थे उनका आखिरी वक्त आ पहुंचा है और उस घर में रहने वालों की सच्चाई भी जान चुके थे। मेरी माँ तो सबको खुशियाँ देने की कोशिश किया करती थी। दादा की बात भी मान ली क्योंकि दादा को वो अपने पिता के समान समझती थी। उनको उनसे अपने पिता जैसा ही लगाव था। उनकी खुशी की खातिर मम्मी ने उस टाइम पापा को अपना लिया था और उनसे शादी कर ली थी, जिसके बाद दादा ने उन दोनों के सर पर हाथ रखकर तसल्ली से अपनी आंखें हमेशा के लिए मूंद ली थी। माँ ने दादा से किया हुआ वादा निभाया था। पापा को अपने घर ले आई और पूरे इज्जत और सम्मान के साथ पापा को अपने सर्कल और खानदान में सबसे इंट्रोड्यूस करवाया था। पापा को कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया वे एक गरीब घर के हैं या उनका बैकग्राउंड क्या था। यूं खुशियों भरी जिंदगी दोनों बिताने लगे थे। 4 साल बाद मेरी पैदाइश हुई। मेरी पैदाइश के बाद उनकी खुशियों को 4 चांद लग गया था। मेरा नाम मेरी माँ ने रखा था। वह चाहती थी कि मैं भी उनकी तरह एक कामयाब और अच्छा इंसान बनूं और उनके बाद उनके अस्पताल का नाम यूं ही बढ़ता रहे।
वह मुझे बचपन से ही डॉक्टर बनाना चाहती थी। मेरे पापा की इच्छा कुछ अजीब सी थी। वे चाहते थे कि मैं फौज में भर्ती हो जाऊं, लेकिन मेरा दूर दूर तक ऐसा कोई इरादा नहीं था। मेरे पापा भी माँ को यही कहा करते थे, लगता है मेरा बेटा डॉक्टर ही बनेगा। मेरे पापा तो फौज में अपने बेटे को देखना चाहते थे, मगर मेरे पापा का सपना तो सपना ही रह गया था। मेरी पैदाइश के 12 साल बीत जाने के बाद भी मेरे और कोई भाई बहन नहीं हुए थे। मैं 13 साल के होते ही एक दिन मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी। मेरे पिता को भी कैंसर हो गया था, वह भी लास्ट स्टेज पर पता चला था। मेरी माँ कुछ नहीं कर पाई थी, हाथ मलते रह गई थी। अचानक से इस दुनिया से मुंह मोड़कर चले गए थे। मैं तो अपने पिता पर जान निछावर करता था। पिता के जाने के बाद मेरी दिमागी हालत पर बहुत बुरा असर पड़ा था। मैं बेहद बीमार हो गया था और 2 महीने तक अस्पताल में भर्ती था। मैं अपने पिता की जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। यही हाल मेरी मम्मी का भी था, लेकिन वह मेरे लिए खुद को संभाली हुई थी। लेकिन मेरी हालत देखकर वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तब मम्मी को मेरी नानी ने दूसरी शादी की राय दी थी, पर वे दूसरी शादी तो नहीं करना चाहती थी, मगर मेरी हालत को देखते हुए उन्हें ये कदम उठाना ही था। यूँ तो मेरी माँ के करोड़पति होने की वजह से कई रिश्ते थे, मगर मेरी माँ किसी समझदार आदमी से शादी करना चाहती थी जो मुझे संभाल सके, मुझे बाप का प्यार दे सके, मेरी देखभाल कर सके। यही सब सोचते हुए मेरी माँ इस फैसले पर पहुंची। एक शादीशुदा मेरी मम्मी के जानने वालों में से ही वह आदमी था। मेरी मम्मी उसको अच्छी तरह से जानती थी और पहचानती भी थी, और मेरी माँ के साथ ही पढ़ा लिखा था, लेकिन वे अलग कास्ट का था। उसने अपनी शादी लव मैरिज की थी, लेकिन उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं थी। वह अपनी बेटी को जन्म देती ही इस दुनिया से जा चुकी थी। वे बाप बेटी अकेले रहा करते थे, इधर हम माँ बेटे भी अकेले थे। ऐसे में मेरी माँ ने ये फैसला किया था कि उस लड़की को माँ का प्यार मिल जाएगा और मुझे अपने बाप का प्यार मिल जाएगा। यूँ हमारी जिंदगी संवर जाएगी। और यूँ उन्होंने एक शादीशुदा आदमी से शादी कर ली थी। उस आदमी के पास भी एक 12 साल की बेटी थी। मेरा सौतेला बाप और सौतेली बहन दोनों ही अच्छे थे। सौतेले बाप मेरा पूरा ख्याल रखता था, मुझे प्यार भी करता था। जल्दी ही मैं उसके साथ घुल मिल गया था, लेकिन मैं अपने सगे बाप को अपने दिल से नहीं निकाल पाया था। वक्त बीतता जा रहा था। मेरी माँ की इच्छा के हिसाब से मैंने अपनी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी कर ली थी और मैं जॉब भी करने लगा था। दूसरी तरफ मेरी बहन भी इस फील्ड में आना चाहती थी, मगर वह पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर थी। माँ ने उसे कहा कि तुम फैशन डिज़ाइनर कर लो, डॉक्टरी की पढ़ाई इस तरह तो आसान नहीं था। मेरी माँ ने उसे कहा कि मैंने तुम्हारा एडमिशन लंदन के एक कॉलेज में करवा दिया है और वो 1 हफ्ते बाद ही तुम्हारी फ़्लाइट है। माँ की बात सुनकर उसके चेहरे से हवाइयाँ उड़ गई थी और वे विदेश नहीं जाना चाहती थी। मगर मेरी माँ उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि मेरी माँ उसको बिल्कुल कामयाब इंसान देखना चाहती थी। आजकल यहाँ पर उसकी दोस्ती कुछ गलत लड़कियों के साथ हो गई थी। उसके बाद तो माँ ने ये बहुत ज़रूरी समझा था कि मेरी बहन को इस माहौल से निकाल कर रहेंगी। मेरे सौतेले पिता ने इसके बारे में घर में काफ़ी झगड़ा किया था और मना भी किया था। वे अपनी बेटी को विदेश नहीं भेजना चाहते थे। मेरी माँ ने मेरे सौतेले पापा को बहुत समझाने की कोशिश की। मेरी माँ तो ये सब उसके भले के लिए कर रही थी, ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके, अपना भविष्य संभाल सके, वरना जो उसकी हालत थी उससे कहीं भी नौकरी नहीं मिलनी थी। पर मेरे सौतेले बाप ने अपनी बेटी की हिमायत में बोल पड़े थे कि क्या ज़रूरत है नौकरी करने की, ये सब कुछ उसी का तो है, उसके साथ नस्लें बैठकर खाएंगी तो कुछ भी कम नहीं होगा। मेरी माँ को मेरे सौतेले बाप की बात सुनकर बहुत अफसोस हुआ था, मगर उन्होंने अपना इरादा बिल्कुल भी नहीं बदला था और अपनी जान पहचान के लोगों से उसकी काफ़ी हेल्प भी करवाई थी और मेरी सौतेली बहन को लंदन भेज दिया था ताकि वह अपना कोर्स पूरा करके बिजनेस खोल सके, कुछ कर ले। एक दिन न जाने मेरी माँ को क्या सूझी कि उन्होंने वकील बुलवा लिया और शाम का टाइम था। मैं अपने जॉब से वापस आया तो देखा पापा बहुत परेशानी की हालत में आंगन में चक्कर पर चक्कर काटे जा रहे थे। मैं जल्दी से उनके पास पहुंचा और उनसे पूछा क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, काफ़ी दिनों से मेरी बेटी का फ़ोन नहीं आया, इसलिए मैं परेशान हूँ। मैंने अपने पापा से कहा कि परेशान ना हो, मैं अभी माँ से कहकर उसका पता करवाता हूँ। मैंने माँ के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वह स्टडी रूम में है। मैंने सिर हिलाता हुआ सीधा स्टडी रूम की तरफ आ गया था, जहाँ से वकील निकल कर जा रहे थे। मैंने माँ से पूछा ये सब क्या है, आपने वकील क्यों बुलवाया था? तो मेरी माँ ने कहा कि आज उन्होंने अस्पताल मेरे नाम कर दिया, आज से मैं अस्पताल का इंचार्ज हूँ। कहते के साथ ही मेरी माँ ने एक फाइल मुझे पकड़ाई थी और कहा कि बेटा मैंने ये अस्पताल बहुत मेहनत से बनाया है और मेरी बहुत बड़ी इच्छा थी
ये सच है कि उसको बनाने में तुम्हारी नानी ने मेरी बहुत मदद की, मगर उसके बाद भी मेरी उस पर बहुत मेहनत है और मैं चाहती हूँ तुम भी उस पर ऐसे ही मेहनत करो। मैंने अस्पताल को अपने बच्चे की तरह ही पाला है, कभी उस पर कोई खरोच भी नहीं आने देना। मुझे उम्मीद है कि तुम भी ऐसा ही करोगे, पूरी ईमानदारी से अपना काम करोगे और मेरी अमानत की भी हिफाजत करोगे। उसके अलावा आज से ये घर भी तुम्हारे नाम है और कुछ जायदाद भी, जबकि हमारा खानदानी बिजनेस मैंने तुम्हारे सौतेली बहन के नाम कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इस बात से कोई समस्या नहीं होगा। मैंने मुस्कुराकर अपनी माँ के हाथ चूमे थे और फिर माँ से कहा, माँ मैं बहुत छोटा हूँ, इतना सब कुछ अकेले नहीं संभाल सकता। तो माँ ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं बहुत खुश हो गया था। खुशी इस बात की नहीं थी कि मुझे दौलत मिल गई थी, बल्कि खुशी इस बात की थी कि मेरी माँ ने मुझे इस काबिल समझा था, मुझ पर भरोसा किया था। मैंने माँ से वादा किया था मैं उनका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा, मगर मेरे दिमाग में ये नहीं आया था जो मेरे साथ होने वाला था। जैसे ही मैंने अस्पताल की जिम्मेदारी हाथ में ली, 2 महीने बाद ही अस्पताल में शिकायतें मिल रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा था। माँ अलग मुझसे नाराज होकर बैठी थी। अस्पताल में लोग कभी नकली दवाइयों की शिकायत लेकर आते, कभी महंगी फीस की, जबकि अस्पताल में ऐसा कुछ भी नहीं था। जबकि अस्पताल की कोई फीस चार्ज भी नहीं था। मैं तो अपनी माँ की तरफ फ्री अस्पताल चला रहा था, मगर न जाने ये सब क्या हो रहा था। लाख कोशिश के बावजूद भी ये सुराग नहीं मिल पा रहा था। इसी बीच माँ को अटैक हो गया था और वह मुझसे नाराज होकर इस दुनिया से चली गई थी, जहाँ से मैं उनको कभी वापस नहीं ला सकता था। मेरी माँ की मौत के बाद मैं बहुत अकेला हो गया था। तभी मेरी सौतेली बहन ने मुझे संभाला। उसने मेरे सौतेले कजन को भी अपने साथ में रख लिया था। मेरी सौतेली बहन ने मेरी हालत को देखते हुए कहा, अभी तुम अस्पताल नहीं जाओगे क्योंकि वहाँ की हालत ठीक नहीं थे। अगर मैं अस्पताल में गया तो मैं ज़्यादा बीमार हो जाऊंगा। उसकी बात तो ठीक थी, मगर यूं घर में भी तो नहीं बैठ सकता था। तब मेरे सौतेले कजन ने मुझे कहा, मैं कुछ दिन तक घर में रहूं, तब तक वह मेरी जगह अस्पताल देख लेगा। मैं उसकी मक्कारी को उसकी हमदर्दी समझ बैठा था और उसकी बात मान ली। मुझे नहीं पता था कि अस्पताल जाकर क्या कांड कर रहा था। मेरी तबीयत थोड़ी सी संभली तो मैंने फिर से अस्पताल जाने का फैसला किया, मगर मेरे सौतेले पिता और मेरी सौतेली बहन ने मुझे रोक लिया। मैं फिर से उनकी फिक्र समझ कर रुक गया था, मगर मैं नहीं जानता था वह इस हमदर्दी के आड़ में मेरे साथ कौन सा खेल खेल रहे थे। उसके बाद मैंने जितनी बार भी अस्पताल जाने की कोशिश की, वे दोनों मुझे रोक देते थे। अब मुझे कुछ न कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। साथ ही अस्पताल से आने वाले सीनियर डॉक्टर की कॉल ने मेरे शक को और ज़्यादा बढ़ा दिया था। सो एक दिन मैं नींद से सोने का बहाना किया और घर से बिना बताए अस्पताल जाने के लिए निकल पड़ा। मगर जैसे ही मैं अस्पताल पहुंचा, उसकी बिल्डिंग के सामने रुका तो बिल्डिंग को देखते के साथ ही मुझे हैरानी का झटका लगा था। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। वह अस्पताल जिस पर मेरे माँ का नाम जगमगा रहा था, अब उसकी जगह मेरे सौतेली बहन का नाम लिखा हुआ था। मेरी माँ की तस्वीर हटाकर वहाँ मेरे सौतेले बाप की तस्वीर लगा दी गई थी। इस तरह अस्पताल के अंदर का भी पूरे का पूरा इंतजाम ही बदला हुआ था। महंगी दवाई, महंगे इलाज, दूसरे इलाज की फीस तो आसमान की बात कर रही थी। सिर्फ चेकिंग फीस भी हजारों से शुरू हो रही थी। मेरा दिमाग ये सब देखकर चकराने लगा था। मैंने जल्दी से रिसेप्शन से अपने बहन का पता पूछा, उसके कमरे की तरफ चल पड़ा। मेरा इरादा उससे सिर्फ 2 टूक बात करने की थी। अभी मैं उसके दरवाजे पर ही पहुंचा था जब अंदर से आने वाली आवाजों ने मेरे कदम जकड़ लिए थे। मेरा पूरा बदन किसी जलजला की तरह हिल गया था। मैंने जल्दी से अपना व्हाट्सएप खोलकर देखा। जल्दी से एक व्हाट्सएप नोट वकील के नंबर पर भेजा था। उसके बाद दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। मुझे देखकर मेरी सौतेली बहन के चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ चुका था, क्योंकि वह रंगे हाथों पकड़ी गई थी। उससे पहले कि मैं कुछ और बोलता, मेरी बहन ने जल्दी से वहाँ पर पड़ा पेपर वेट उठाकर मेरे सर पर दे मारा था और उससे मुझे अपना दिमाग चकराता हुआ महसूस हुआ था। पल भर के अंदर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। मैं बेहोश हो गया था। उसके बाद मुझे आज 14 सालों बाद होश आया था। ये सब कुछ मेरे सौतेले बाप और मेरी बहन ने किया था, सिर्फ दौलत के खातिर किया था, जबकि मेरी माँ ने उसके नाम सारा बिजनेस किया था। मगर उसे तो ये अस्पताल चाहिए था, क्योंकि उसकी नज़र में प्राइवेट अस्पताल से ज़्यादा मुनाफा बिजनेस और कोई नहीं हो सकता था। अगर उनमें महंगी दवाई, महंगी फीस, महंगे टेस्ट, बाकी इलाज भी पूरा प्राइवेट किया जाए। यही वजह थी कि उसे पता चला
कि मेरी माँ ने अस्पताल मेरे नाम कर दिया तो उसका सपना चूर चूर होता हुआ दिखाई दिया था। उसने तो यही सोचा था कि मेरी माँ के बाद सब कुछ उसी का है और ये सब अपनी मर्जी से ही चलाएगी। लेकिन ये खबर सुनते ही वह अगले दिन ही लंदन से वापस आ गई थी और उसने चुप कर अस्पताल में गैर कानूनी काम शुरू कर दी थी। उसका मकसद मुझे और मेरी माँ को नीचा दिखाना था ताकि मेरी माँ अस्पताल मुझसे ले ले, उसके नाम लगा दे। उसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गई थी, मगर सही वक्त पर मेरी माँ को उसकी असलियत का पता चल गया था। उसने मेरी माँ का कत्ल करवा दिया था। उस दिन अस्पताल में वह मुझे भी मार देती, लेकिन जब उसे मेरी असलियत के बारे में पता चला तो मजबूरन उसे मुझे जिंदा रखना पड़ा था, क्योंकि उस दिन उसके कमरे के बाहर खड़े होकर मैंने भी सुन लिया था। माँ ने बिजनेस और जायदाद जो हिस्सा उसके नाम किया था उसकी सच्चाई जानने के बाद से वसीयत बदल कर वह भी मेरे नाम कर दिया था। और फिर मैंने भी उसी टाइम खड़े खड़े वकील को मैसेज किया था कि मेरी वसीयत लिख दे, अगर मैं मर जाता हूँ तो मेरी सारी जायदाद किसी सरकारी अस्पताल के नाम चली जाए। मेरे इसी मैसेज की वजह से मेरी सौतेली बहन को मुझे जिंदा लाश बनाकर रखना पड़ा था और मेरी बीमारी का नाम देकर खूब अपनी इच्छा पूरी करती रही। मुझे होश में आता देखकर वह डर कर भागने लगी थी। अस्पताल पूरे 1 महीने तक सील कर दिया गया था। उसके बाद मैंने सारा अस्पताल नए सिरे से फिर से ओपन करवाया था। उसको फिर से मेरी माँ के अस्पताल जैसा बना दिया था, जैसे मेरी माँ चाहती थी, बिल्कुल वैसा ही। उस किस्से को अब 7 साल बीत चुके हैं। मेरी बहन अभी तक जेल में है, जबकि सौतेला बाप खुद ही घर से न जाने कहाँ फरार हो गया है। मेरे अस्पताल में रोजाना सैकड़ों मरीज मुफ्त में इलाज करवाने आते हैं और उन्हें सारी सुविधा मुफ्त में दी जाती है। ये थी मेरी कहानी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। माँ ने मेरी शादी बहुत देखभाल और सोच समझकर तय की थी। उनकी बस यही इच्छा थी कि बहू घर संभालने वाली आए और रिश्तों को जोड़कर रखे। मेरी तनख्वाह अच्छी थी और जिंदगी आराम से चल सकती थी। मगर सगाई होते ही मेरी दुनिया बदलने लगी, क्योंकि मैं अपने होने वाली पत्नी शशि से चोरी छुपे मिलने लगा था और अपनी बहन से शशि का नंबर लेते ही मैं उस नंबर पर ट्राई करने लगा था और मेरा शक सही निकला। फोन सही जगह पर लगा था। शशि ने ही फोन उठाया था। शायद उसको भी मुझसे बात करनी थी। और उस दिन के बाद से वही अरेंज मैरिज धीरे धीरे लव मैरिज में बदलने लग गई। मैं शशि को शादी से पहले दिन से चाहने लगा था। एक दिन मैं शशि के स्कूल चला गया था और उस दिन से हमारी मुलाकातें भी शुरू हो गई थी और शशि भी मुझसे बहाने बहाने बाहर मिला करती थी और अपने दिल की चाहत मुझे बताया करती थी। दूसरी मुलाकात में ही मैं शशि के बहुत करीब आ गया था, उसके धड़कनों के करीब आ गया था। उसने पहली बार जब मेरा हाथ पकड़ा था, जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। उसने अपनी मोहब्बत की कसम खिलवाई थी। मेरा हाथ ले जाकर अपने सीने पर रखा था, जिससे मेरा हाल बहुत बुरा हो गया था। उस दिन शशि मेरे सीने से लगी मेरी धड़कनों को सुन रही थी और उस दिन मुझे भी बेहद गुमान हुआ था कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, जिसे इतनी खूबसूरत मंगेतर मिली है और मैंने पहली बार उसके होठों को छुआ था। ये किस बहुत लंबा चला था। फिर शशि ने वादा किया था, हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती। मैं उसकी बात को मान गया था। उससे अनगिनत वादे किए थे कि मैं उसे हर खुशी दूंगा। उसके आंखों में जो सपने हैं उसे सच कर दिखाऊंगा और उसकी हंसी को कभी फीका नहीं पड़ने दूंगा। शशि भी मेरी ही तरह खुले मिजाज की थी, बात बात में मोहब्बत लुटाने वाली औरत थी। अब हम मिलते तो समय जैसे थम जाता। उसकी हथेलियां मेरी उंगलियों में सिमटती और उसकी धीमी मुस्कान मेरे दिल की धड़कनों को तेज कर देती। मैं उसे घुमाने ले जाने के सपने बुनता और वह मुस्कुराकर कहती कि बस साथ चाहिए, जगह अपने आप खूबसूरत हो जाती है। मैं दीवानों की तरह उसे चाहने लगा था और फिर आखिरकार वह दिन भी आ गया जब हम दोनों की शादी हो गई। मैं तो उसे देखकर दीवाना हो गया था। वह सुहाग रात के दिन बेहद कातिल लग रही थी और मेरा तो हाल ही बुरा था। मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई थी। मेरी दुल्हन मेरे घर आ गई थी। मंगनी के 1 साल के बाद मेरी शादी फाइनली आज हो गई थी और मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। सुहाग रात के लिए मैंने क्या कुछ नहीं सोच रखा था। जब मैं शशि के सामने गया तो मैं तो जैसे दीवाना हो गया था।
उसने बड़े प्यार से मेरा पैर छुआ, मुझसे आशीर्वाद ली। सिंदूरदान तो मैंने मंडप में कर आया था, पर मेरी पत्नी अपने हाथों में फिर से सिंदूर लिए बैठी थी और उसकी इच्छा थी कि वह सामने से मुंह दिखाई में मैं उसकी मांग भरूं। मैंने वैसा ही किया और उसके लिए मैंने पहले से ही मुंह दिखाई में सोने का हार लिया हुआ था, जो मैंने उसके गले में पहना दिया था। उसके बाद मैं उसके गर्दन को चूमता हुआ दोबारा से बिस्तर पर लिटा चुका था। धीरे धीरे उसके ब्लाउज के हुक तक पहुंचा। उसने जरा भी आनाकानी नहीं की। शायद वह भी इसी इंतजार में थी और फिर मैं धीरे धीरे उसको सारे कपड़ों से आजाद करता दीवाना हुआ था। मेरी खुद की हालत बहुत बुरी हो रही थी। मेरी मनपसंद की दुल्हन मेरे सामने बिन कपड़ों की थी। मैं उस पर घटा बनकर छा गया था। वह भी बादल बनकर मुझ पर फट पड़ी थी। दोनों की हालत सेम हो रही थी। कुछ घंटों की मेहनत में शशि की चीखें तेज हुई, पर शशि ने अपने ऊपर से मुझे ना हटने दिया। उसके आहों के बीच मैं तो जैसे दीवाना हो रहा था। सारी रात हम दोनों की मोहब्बत में ही कटी थी। बहन की आवाज पर आंख खुली थी। अब हर दिन हमारी सुहाग रात की तरह बीत रही थी। दफ्तर से लौटते वक्त कदम तेज हो जाते थे, क्योंकि दरवाजे के उस पार शशि मेरा इंतजार करती। मैं उसे बाहर घुमाने ले जाता, बाहर से खाना मंगवाता। हम दोनों उन छोटे छोटे पलों में बहुत खुश रहते। उसकी हंसी मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत थी। फिर चीकू और बंटी आए। उनकी किलकारियों से घर में रौनक भर गई। शशि बच्चों को गोद में लेकर जब मुझे देखती तो उसकी आंखों में एक पूरा भविष्य चमक उठता। लेकिन ये सब मेरी माँ को पसंद नहीं आता। उन्हें सिर्फ भविष्य की चिंता रहती और अपनी इकलौती बेटी सीमा के लिए बचत का बोझ। घर खर्च का हर पैसा बचाकर सीमा पर खर्च होने लगा। मुझे माँ और बहन की परवाह थी, मगर मेरी जिम्मेदारी शशि और बच्चों के प्रति भी थी। मैं चाहता था कि मेरी पत्नी को किसी चीज की कमी न हो, पर माँ के आगे मेरी एक न चली। मैंने अपनी पूरी कमाई उनके हाथों में सौंप दी। घर ठीक से चले। उसी दिन से घर का नक्शा ही बदल गया। हर चीज पर ताले लगने लगे। खर्च गिनती में आने लगा और हंसी की जगह खामोशी बैठने लगी। मेरे दोनों बेटे चीकू और बंटी भूख से बेहाल होने लगे और शशि उन्हें सीने से लगाकर अपनी भूख छुपा लेती। रात को वो मेरे पास लेटकर कुछ कहना चाहती, फिर चुप हो जाती। मैं उसका हाथ थाम लेता और वो मेरी उंगलियां पकड़ लेती। उस स्पर्श में अब भी वही मोहब्बत थी, मगर उसके नीचे टूटी हुई उम्मीद की थरथराहट छिपी होती। मेरे किए हुए सारे वादे माँ और बहनों के सामने झूठे पड़ गए। उनके भविष्य की चिंता ने मेरे घर का बेड़ा गर्क कर दिया। वे जहाँ थे वहीं सिमट कर रह गए। मगर मैं आगे बढ़ना चाहता था। भविष्य को अपने नजरिए से देखना चाहता था और उसमें शशि भी शामिल थी। फिर भी मैं माँ के आगे उसकी मोहब्बत को समझ न सका और घर की सारी जिम्मेदारी माँ और बहन पर छोड़ दी। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने घर चलाने की चाबी तो सौंप दी थी, लेकिन शशि के सपने, चीकू और बंटी की मासूम भूख और अपने ही प्यार की गर्माहट को धीरे धीरे ताले के पीछे बंद होते देखा। मेरे बच्चे जब रात को दूध मांगते तो मेरी पत्नी अक्सर दूध में थोड़ा सा पानी डालकर उन्हें पकड़ा देती और मासूमियत से समझाने की कोशिश करती। शायद वही दूध है। मुझे तो हमेशा यही गुमान रहता था कि उसने उन्हें ठीक से दूध भी नहीं दिया होगा। मेरी माँ ने घर के सारे सामान पर ताले लगाए हुए थे। मैं भी हर महीने की पूरी कमाई उनके हाथ पर रख देता, क्योंकि वो हमेशा कहती थी कि घर का खर्च वही चलाती है। एक दिन शाम को काम से वापस आते हुए मेरी नजर मोहल्ले के कचरे के ढेर पर पड़ी। मेरा दिल दहल गया जब मैंने देखा कि मेरा अपना बेटा वहीं से एक ब्रेड का टुकड़ा उठाकर मुझे देखते ही वह घबराकर बोला, पापा पापा, मम्मी को बहुत भूख लगी है। और मेरा दिमाग जैसे सुन्न हो चुका था। उसे उठाकर मैं जल्दी जल्दी घर की तरफ भागा। घर पहुंचते ही मेरा दूसरा छोटा बेटा नींद से उठा और रोते हुए बोला, मम्मी मम्मी, भूख लग रही है, दूध दे दो ना। मेरी पत्नी एकदम घबराकर मेरी तरफ देखी और जल्दी से कहने लगी, हाँ हाँ देती हूँ, तुम बस लेट जाओ बेटा। मेरा बेटा मेरी तरफ देखने लगा तो मैंने उसे आवाज दी, आओ मेरे पास आ जाओ, दूध यहीं ले आओ, मैं खुद पिला देता हूँ। मैं उसे अपनी गोद में लिटा लिया तो वो हंसने लगा, शरारत करने लगा। 2.5 साल का था, मगर बहुत ही तेज दिमाग और बातूनी समझदार था। वह खेल ही रहा था कि मेरी पत्नी भी चुपचाप पास आकर लेट गई। उसने दूध खिड़की के पास रख दिया। मेरा बेटा मुंह बनाकर मेरी गोद से निकला, अपनी जगह पर लेटा और दूध मुंह से लगा लिया। मैंने पत्नी से कहा, मुझे पकड़ा देती, मैं खुद पिला देता। और फिर धीरे से कहा, देख आज भी वो मेरे पास बैठना चाहता था, मगर तुमने उसे दूर भेज दिया। मेरी बात सुनकर वह हल्के से मुस्कुराई और बोली, उसकी जुबान तो मुझे भी लंबी लगती है, हर बात का जवाब पहले से ही सोच कर रखता है। तो क्या करूं, वह खुद दूध नहीं पी सकता क्या? फिर पीता है तो इतने नखरे क्यों दिखा रहा था? उसकी बात सुनकर मेरी हंसी निकल गई।
और मैंने शरारत से कहा, अच्छा तो महारानी, मेरी पत्नी, तुम्हें क्या जलन हो रही थी? मेरी बात सुनते ही उसने आंखें नीचे कर ली, जैसे ढेर सारे शब्दों में कुछ कहना चाहती हो, मगर हिम्मत नहीं जुटा पा रही हो। मैं धीरे से हंसते हुए बोला, आखिरकार अपने बेटे के साथ क्यों नहीं खेल सकता? मेरी बात सुनकर वह भी थोड़ा सा रूठने का नाटक करने लगी, मगर मैं जानता था कि अंदर से वह नाराज नहीं थी, बस मेरे साथ बात ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहती थी। अगले दिन मैं मामूली से पहले ही काम पर निकल आया। घर जाने से पहले मैंने अपनी तनख्वाह माँ के हाथ में रख दी और प्यार से कहा, माँ ये पैसे रख लीजिए, घर के सारे खर्च की जिम्मेदारी आपकी ही है। शशि को कुछ भी चाहिए हो तो मेहरबानी करके उसे भी दे देना। फिर मैं शशि की तरफ देखकर नरमी से बोला, शशि तुम्हें कुछ भी जरूरत हो तो बस माँ को बता देना। वे तीनों मेरी बात सुन रहे थे, मगर जाते हुए मुझे शशि के चेहरे पर एक ऐसी उदासी दिखाई दी जो पहले कभी नजर नहीं आई थी। वो हमेशा हंसती रहती थी, आज उसकी आंखों में जैसे खामोश दर्द ठहर गया था। ऐसा दर्द जो शब्दों में नहीं उतरता, बस दिल में चुपचाप रहकर इंसान को हर रोज थोड़ा थोड़ा मार देता है। मुस्कुराने वाली, सब कुछ बर्दाश्त कर लेने वाली औरत थी वे, जो मेरे हर दुख में चुपचाप शामिल रहती थी, हर मुश्किल में मेरा हाथ थामे खड़ी रहती थी, कभी मुझे अकेलापन महसूस नहीं होने देती थी। उसके चेहरे पर मायूसी की परछाई मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, मगर उस दिन वो खामोश खड़ी थी, जैसे उसके दिल के भीतर कुछ टूट गया हो। पूरा दिन मेरा मन काम में नहीं लगा। शशि की वो बुझी हुई आंखें बार बार मेरे सामने आती रही। मैं सोचता रहा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसकी वो खूबसूरत मुस्कान अचानक जैसे मुरझा गई। क्या ये इसलिए था कि मैंने फिर से पूरी तनख्वाह माँ के हवाले कर दी थी? शायद उसने यही समझ लिया हो कि अब मेरे पास उसके लिए कुछ भी नहीं बचा। लेकिन उसे क्या पता था कि मेरे पास बोनस के कुछ पैसे जमा थे और मेरा इरादा था कि आज उन्हीं पैसों से उसे खुश कर दूं, उसे बाहर घुमाने लेकर जाऊं, उसकी पसंद की चीजें दिलवाऊं। बहुत साल बीत गए थे, मैं उसे कहीं लेकर भी नहीं गया था। शायद वह भी यही उम्मीद लगाए बैठी थी कि आज मैं उसे बाहर लेकर जाऊंगा, मगर तनख्वाह माँ को देते देखकर उसकी वो उम्मीद बुझ गई होगी। ये सब सोचकर मैंने फैसला कर लिया कि आज मैं जल्दी घर लौटूंगा और शशि का दिल साफ करूंगा, उसे एहसास दिलाऊंगा कि वो मेरे लिए कितनी खास है। जब मैं घर पहुंचा तो मन कहीं और ही उलझा हुआ था। शशि घर के कामों में व्यस्त थी, वॉशिंग मशीन चला रही थी और वह कपड़े निकालकर तह लगा रही थी। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर मेरे आने की खुशी झलक उठी। वह हैरानी और खुशी से बोली, अरे आप इतनी जल्दी आ गए, लगता है आज काम जल्दी खत्म हो गया। मैं मुस्कुराकर बोला, हाँ, बस सोचा कि कुछ वक्त अपने घर वालों को भी दे दूं। तुम जल्दी से अपना काम निपटा लो और फिर तैयार हो जाओ, आज मैं तुम्हें शॉपिंग पर लेकर जाऊंगा। और हाँ, खाना भी बाहर ही खाएंगे, आज तुम्हें कुछ पकाने की जरूरत नहीं। शशि के चेहरे पर ऐसी खुशी दौड़ गई जैसे बरसों बाद उसे उसकी मनपसंद चीज मिल गई हो। उसने धीरे से सिर हिलाया, आंखों में जैसे भगवान का धन्यवाद झलक रहा था। मेरी बातें सुनकर और मेरा बदला हुआ अंदाज देखकर वह जैसे खिल उठी, खुशी में और तेजी से घर के काम निपटाने लगी। मुझे भूख कुछ ज्यादा ही लग रही थी, इसलिए मैंने नरमी से कहा, शशि कुछ खाने को हो तो दे दो यार, फ्रिज में फल फ्रूट हो, जूस हो तो बना दो। मेरी बात सुनकर वह जैसे चौंक गई, घबराकर बोली, अरे हाँ, बस अभी बनाती हूँ, पहले ये थोड़े से कपड़े धो लूं। मैं चुपचाप सिर हिलाकर चारपाई पर लेट गया। वो मेरे सामने खड़ी होकर काम करती रही, हर काम बड़ी समझदारी और सलीके से करती रही, मगर वक्त गुजरता गया और वह जूस लाना भूल गई। मेरी भूख और प्यास दोनों बढ़ती जा रही थी, गला सूखने लगा था, दिल चाह रहा था कि जल्दी कुछ मिल जाए। कुछ देर बर्दाश्त करने के बाद मैंने फिर आवाज दी, शशि देख लो, जूस बना दो या कोई फल ही हो तो दे दो, सच में बर्दाश्त नहीं हो रहा। वह जल्दी बोली, बस बस ये कपड़े समेट कर रख दूं, फिर से आती हूँ। और फिर से काम में लग गई, जैसे मेरी बात की उसे कोई जल्दी ना हो। उसने सामने घर का एक एक काम पूरा कर लिया, उसके बाद अपने कपड़ों की तैयारी में लग गई। बालों में कंघी की, दुपट्टा ठीक किया, जैसे बाहर जाने की खुशी उस पर पूरी तरह सवार हो गई हो। मगर हैरानी की बात यह थी कि अब तक उसने मुझे खाने को कुछ भी न दिया था। मेरी भूख धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगी। दिल में ख्याल आया कि ये कैसा व्यवहार है, पति कब से भूखा बैठा है, 2 बार कह भी चुका है, फिर भी उसे जैसे कामों और शॉपिंग की तैयारी की ही पड़ी है। मेरा दिल अचानक भारी सा हो गया। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, शशि मुझे कुछ खाने का दोगी या नहीं? क्या हर चीज तुम्हें मुझसे ज्यादा जरूरी लग रही है? मैं बिस्तर से उठ बैठा और थके हुए गुस्से भरे शब्दों में बोला, अगर मालूम होता कि जल्दी आने का इनाम भूखे प्यासे बैठे रहना होगा तो मैं ऑफिस में ही बैठा रहता।
कम से कम वहां कुछ खा तो लेता। मेरे शब्दों में गुस्सा नहीं बल्कि दिन भर की थकान, भूख और भीतर का टूटा हुआ दर्द घुला हुआ था, क्योंकि दोपहर से मैंने एक निवाला तक मुंह में नहीं डाला था। भूख और प्यास अब बहुत तेज लगने लगी थी। मेरी बात सुनते ही शशि के चेहरे पर झट से शर्मिंदगी छा गई। वह धीमी और टूटी हुई आवाज में बोली, मैं अभी आपको कुछ खाने को दे देती हूँ, बस माँ आ जाए। मैंने अभी बंटी को भेजा है, उन्हें बुला लाए। ये सुनते ही मेरा सब्र जैसे टूट गया। गुस्से में मेरे मुंह से निकल पड़ा, मेरे खाने की जरूरत माँ से क्या संबंध है? शशि, तुम मेरी पत्नी हो, मेरे खाने पीने का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। माँ आकर मुझे क्या खाना खिलाएगी? पहले भी तो खाना तुम ही बनाती थी। मेरा गुस्सा बढ़ते बढ़ते हाथों तक पहुंच गया था। मैं बिस्तर से उठा और बोला, रहने दो, मैं खुद ही जाकर कुछ खा लेता हूँ। भूख अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ये कहते हुए मैं सीधे किचन की तरफ बढ़ा। शशि घबराकर जल्दी से मेरे पीछे ही आई थी और मेरा बाजू पकड़कर रोकने लगी। नहीं नहीं, आप किचन में मत जाइए, मैं खुद लेकर आ जाती हूँ, प्लीज। लेकिन अब मेरा धैर्य जवाब दे चुका था। मैंने उसका हाथ हटाया और भारी कदमों से किचन की तरफ अंदर चला गया। अंदर पहुंचते ही मेरे कदम वहीं जम गए थे। मेरी आंखें हैरानी से फैल गई थी, जैसे किसी ने सीने के बीचों बीच जोर से घूंसा मार दिया हो। फ्रिज पर ताला लगा हुआ था। राशन के सारे दराज तालों में बंद थे। अलमारियों पर भी ताले जड़े थे। बाहर एक निवाला तक खाने का नहीं रखा था। ये घर था या कोई कैद खाना? मैंने पलटकर शशि की तरफ देखा। हैरानी, दुख और गुस्से ने मेरी आवाज को भारी कर दिया। ये सब क्या है? किचन की हर चीज पर ताले क्यों लगे हैं? आखिर ये सब किसके लिए छुपाया जा रहा है? शशि ने तुरंत नजरें झुका ली, जैसे कोई मुजरिम हो। उसकी आवाज बहुत मुश्किल से निकली, ताले मैंने नहीं लगाए, ये सब मम्मी ने लगाए हैं। चाबियां उन्हीं के पास रहती है। फिर वे और भी धीमी हो गई, जैसे अंदर ही अंदर टूट रही हो। मैं तभी से माँ का इंतजार कर रही थी, इसलिए आपको कुछ खाने को नहीं दे सकी। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं होता, मैं चाहकर भी कुछ नहीं दे पाती। उसके शब्दों में ऐसा दर्द था कि मेरे सीने पर बोझ और बढ़ गया। मैं कुछ पल बस उसे देखता ही रह गया। समझ ही नहीं पा रहा था कि गुस्सा किस पर करूं और अपने दिल का दर्द किसे सुनाऊं। दिमाग में बस एक ही सवाल अटका था, आखिर माँ किचन पर ताले क्यों लगाती हैं? शशि ने बेहद धीमी आवाज में कहा, मुझे नहीं मालूम माँ ऐसा क्यों करती हैं, आप खुद ही उनसे पूछ लीजिए। ये कहकर वह किचन से बाहर चली गई, मगर इस बार उसके शब्दों में वो मिठास नहीं थी जो हमेशा होती थी। जिंदगी में पहली बार उसने मुझसे ऐसे सख्त और थके हुए लहजे में बात की थी, वरना उसकी आवाज तो हमेशा कानों में मिठास घोल देती थी, नरम, सम्मान और प्यार से भरी होती थी। उसकी बदली हुई आवाज ने मुझे भीतर से बेचैन कर दिया और मैं घबराहट और बेसब्री के साथ माँ के आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही माँ घर में दाखिल हुई, मैं बिना किसी लिहाज किए पूछ बैठा, माँ किचन में हर जगह ताले क्यों लगाए हैं? बाहर तक कुछ खुला नहीं छोड़ा? आखिर ये सब किसके लिए कर रही हो? घर में मैं हूँ, शशि है, बच्चे हैं, इसके अलावा और कौन है? कोई नौकरानी भी तो नहीं आती कि सामान चोरी हो जाए? मेरा सवाल सुनते ही माँ एक पल को घबरा गई, जैसे पकड़ी गई हूँ। फिर खुद को संभालते हुए बनी बनाई बातें करने लगी। मैं तो पड़ोस में जा रही थी, तुम्हारी पत्नी का क्या भरोसा, कभी भी कहीं पर भी चली जाती है, इसलिए मैंने किचन में ताला लगा दिया। बाहर का दरवाजा भी खुला रहता है, कोई अंदर आकर सामान ना उठा ले, इसलिए सावधानी रखती हूँ। उनकी बातें सुनकर मैं गहरी सोच में पड़ गया। सची तो वैसे भी घर से बाहर निकलने में बहुत झिझकती थी, अकेले कहीं आने जाने का नाम तक नहीं लेती थी, मगर उस वक्त मुझसे बहस करने की हिम्मत नहीं बची थी। मैंने माँ से चाबियां ली, किचन का ताला खोला, फ्रिज से कुछ फल निकाले और खुद भी खाने लगा। साथ ही शशि और बच्चों को भी दे दिए। बच्चे फलों पर ऐसे टूट पड़े जैसे बरसों बाद उन्हें कुछ खाने को मिला है। उनकी भूखी हालत देखकर मेरा दिल कांप उठा। मुझे खुद पर ही गुस्सा आ गया। मैंने शशि की तरफ देखा और सख्त शब्दों में कहा, देखो बच्चे कैसे भूखों की तरह हर चीज पर टूट रहे हैं। अगर मैं किसी और के घर में होता तो मेरी क्या इज्जत रह जाती? ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने पहली बार फल देखे हों। शशि ने तुरंत नजरें झुका ली। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी, थकान, बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। वो बहुत धीमे स्वर में बोली, आप फिक्र मत कीजिए, दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। उसके शब्दों में छुपा हुआ दर्द और चुपचाप सहने वाली मोहब्बत थी, जिसे उस पल मैं पूरी तरह समझ नहीं पाया था। मगर बच्चों की भूखी आंखें और शशि की टूटी हुई खामोशी ने मेरे दिल में गहरा सवाल छोड़ दिया था। मैं चुपचाप सिर हिलाकर उसकी बात मान गया था। आज दोपहर में दफ्तर से कुछ पहले घर लौट आया था, मगर दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी ने मेरे पूरे मूड को बिगाड़ दिया था। मन बिल्कुल नहीं कर रहा था कि मैं शशि को लेकर शॉपिंग के लिए बाहर जाऊं।
लेकिन उससे किया हुआ वादा मुझे खींच कर ले गया था। मैं जानता था कि अगर मना कर देता तो उसकी आंखों में जो उम्मीद चमक रही थी वो पल भर में टूट जाती। पूरे रास्ते बाजार की भीड़ में घूमते हुए भी मेरे दिमाग में बस वही दृश्य घूमता रहा, माँ का किचन में ताले लगाना, बच्चों का भूख से टूट पड़ना और शशि का बेबस चेहरा। जितनी कोशिश करता उतना ही मन उन बातों में उलझता चला जाता, जैसे कोई बहुत बड़ी सच्चाई मेरी आंखों के सामने होते हुए भी उसे देख नहीं पा रहा हूँ। ये एहसास मुझे अंदर से खाए जा रहा था। रात को जब हम घर लौटे तो शशि और बच्चे बेहद खुश थे। उनकी हंसी, उनकी मासूम सी खुशी देखकर कुछ पलों के लिए मेरा दिल भी हल्का हो गया। लगा जैसे जिंदगी अभी अभी सांस ले रही हो। दरवाजे पर पहुंचते ही देखा कि माँ हमारा इंतजार कर रही थी। उनके चेहरे पर आज एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे दिल में बहुत कुछ दबा हो मगर बाहर आने का रास्ता ना मिल रहा हो। मैंने बाहर से लाया हुआ खाना उनके सामने रखा। उन्होंने चुपचाप 2 निवाले लिए और फिर नरमी के साथ मगर भारी आवाज में बोली कि बहुत थके हुए लगते हो, जाओ आराम कर लो और बिन वजह खर्च कम किया करो। जमाना महंगा है, बच्चे आज छोटे हैं, कल बड़े भी होंगे तो जिम्मेदारियां बढ़ेगी। अब शादी को भी काफी वक्त हो गया है। हर वक्त अपनी पत्नी के नखरे उठाना ठीक नहीं। उनकी बातें शशि के सामने ही कही गई थी और मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सम्मान को बिना आवाज के कुचल दिया हो। मैं कुछ कह नहीं सका और चुपचाप कमरे की तरफ चला गया। कमरे में पहुंचा तो देखा शशि बच्चों को सुलाने में लगी हुई थी। छोटा सा बच्चा दूध मांगकर रोने लगा तो वह तुरंत किचन की तरफ भागी। बच्चे की रोने की आवाज से बेचैन होकर मैं भी उसके पीछे चला गया। दरवाजे पर पहुंचकर ठिठक गया। शशि बड़े सुकून से बर्तन धो रही थी, जैसे दुनिया में कोई परेशानी ही ना हो। उसने मुझे नहीं देखा था। तभी मैंने अपनी आंखों से देखा कि वह दूध में पानी मिला रही थी। ढक्कन रखते ही मेरी नजर उस पर पड़ी तो वह चौंक गई और घबराकर बोली कि आप कब आए? आवाज क्यों नहीं दी? मैंने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा कि अभी आया हूँ। चीकू बहुत रो रहा था। वह जल्दी से दूध लेकर कमरे में चली गई और बिना कुछ कहे उसका पीछा किया। शशि ने चीकू को चरपाई पर लिटाया, उसके नन्हे हाथों में गिलास थमाया। वह बच्चा बिना किसी जिद के, बिना किसी शिकायत के पानी मिला हुआ दूध पीने लगा। उस पल मेरा दिल जैसे बैठ सा गया। मुझे सब साफ दिख रहा था। ये कोई पहली बार नहीं था, ये रोज की कहानी थी। चीकू के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, कोई इनकार नहीं था, जैसे उसे इसी स्वाद की आदत पड़ चुकी हो। उस दृश्य ने मेरे सीने पर ऐसा बोझ रख दिया कि सांस लेना मुश्किल हो गया। उस पल मुझे समझ आ गया शशि चुपचाप कितनी लड़ाइयां रोज अकेले लड़ रही थी और मैं अब तक कुछ भी नहीं देख पाया था। वह रोज इसी पानी पर सो जाता। ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी, नई बात सिर्फ मेरे लिए थी, जो आज पहली बार आंखें खोलकर देख रहा था। और न जाने क्यों उस पल एक अजीब सा दर्द मेरे अंदर उतरता चला गया, जैसे मैं बहुत दिनों से अपने ही छत के नीचे होने वाली सच्चाइयों से बेखबर रहा हूँ। मुझे कुछ दिन पहले का एक किस्सा बहुत तेजी से याद आने लगा, जब बंटी जिद करके मेरे पास आकर बैठा था। उस वक्त भी शशि ने दूध खिड़की के पास ही रख दिया था, वह उसे मेरे पास लाकर नहीं दी थी। तब मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, मगर आज वही बातें एक एक करके मेरे दिमाग में घूमने लगी। मेरा दिल अजीब सी बेचैनी से भर गया था। आखिर शशि बच्चों को पानी मिलाकर दूध क्यों पिला रही थी? बच्चों को वो पूरा आहार क्यों नहीं दे पा रही थी? ये सोच मेरे अंदर किसी खंजर की तरह चुपचाप धंसती चली जा रही थी। अगले दिन मैंने इरादा कर लिया कि मैं दफ्तर नहीं जाऊंगा। पूरा दिन घर को, उसकी खामोशियों को, उसकी मजबूरियों को गहरी नजर से देखूंगा। मगर हैरानी की बात यह थी कि उस दिन दूध वाला आया ही नहीं। चाय भी डब्बे के दूध से बनी थी। रात आई तो फिर वही मामूली सा दृश्य। शशि ने चीकू और मेरे दोनों बेटों को दूध की जगह पानी थमा दिया और वे दोनों हमेशा की तरह चुपचाप पीकर सो गए, जैसे ये उनके लिए कोई मामूली बात हो। ये मंजर मेरे दिल को अंदर तक छलनी कर गया। मैं इतना कमाता हूँ, मैं अपने घर को चलाता हूँ, मेरी तनख्वाह भी अच्छी है, फिर भी मेरे अपने बच्चे दूध को तरस रहे थे, पानी को ही दूध समझकर पीते चले आ रहे थे और मैं इस हकीकत से बिल्कुल अनजान था। मेरे सीने में अजीब सी घुटन होने लगी, ऐसा दर्द जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसी रात मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं माँ से खुलकर बात करूंगा। शशि को अलग से खर्चा दिया करूंगा ताकि वो बच्चों के लिए दूध और फल, जरूरी चीजें आराम से ले सके। मेरे दिल ने एक पल को ये भी सोचा कि शायद माँ ने दूध वाले को रोक दिया हो, क्योंकि कुछ साल पहले शशि उसकी शिकायत कर रही थी कि वह दूध में पानी मिलाता है। मैं चाह कर भी माँ के बारे में बुरा नहीं सोच सकता था। मैंने हमेशा उन्हें मोहब्बत और समझदारी और सख्ती के साथ घर चलाते देखा था, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरी आंखों के सामने माँ की ऐसी हकीकत आने वाली है।
जिसे देखकर मेरी पूरी जिंदगी की विश्वास टूट जाएगी। ऐसी हकीकत जिसे जानने से पहले शायद मर जाना ही बेहतर होता। अब मैं अक्सर ऑफिस से जल्दी लौटने लगा। दिल में एक अनजाना सा डर बैठ गया था कि शायद मेरे घर में वह सब कुछ नहीं हो रहा जो मैं समझता आया था, और शायद बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। शशि अक्सर मजबूरी में फ्रिज का ताला खुलवाती, जल्दी से थोड़ा सा दूध निकालती और बच्चों को दे देती, और मैं इस हफ्ते खास तौर पर यह महसूस करने लगा था कि किचन के राशन वाले हिस्से में या फ्रिज में हर जगह ताला लगा रहता था और उसकी चाबी सिर्फ और सिर्फ माँ के पास होती थी। शशि के हाथ में घर की किसी चीज का कोई अधिकार नहीं था, ना कोई फैसला था। पूरा घर मेरी माँ के पकड़ में था, जहाँ हर दाना, हर खर्च, हर चीज उनके हिसाब से तय होती थी। यहाँ तक कि बच्चों के खाने पीने पर भी एक अनकही पाबंदी थी, जैसे उनके पेट भर जाने से घर का राशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, कंजूसी अच्छी बात है, भविष्य के लिए बचाकर रखना जरूरी है, लेकिन इतनी कंजूसी, इतना सख्त व्यवहार कि मेरे अपने बच्चे दूध देखकर भी तरस जाएं। ऐसा भी क्या भविष्य की वर्तमान की भूख में बच्चों को जला दिया जाए? मेरे दिल में ये सारे सवाल चीख चीख कर उठ रहे थे, मगर मेरी जुबान गूंगी बनी हुई थी, क्योंकि माँ के सामने बोलने की हिम्मत मुझमें आज भी नहीं थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से उनका दिल दुखे। मैं आज भी उनके सामने वही डरा हुआ बच्चा बन जाता था। आखिरकार बच्चों के लिए मैंने एक नया तरीका निकाल लिया। शाम को दफ्तर से लौटते वक्त खुद दूध लेकर आता, रास्ते से फल भी ले आता और घर पहुंचते ही बच्चों के हाथ में थमा देता। धीरे धीरे मैं अपने ही घर में वह काम खुद करने लगा जो शशि को करना चाहिए था, मगर जिसकी इजाजत तक उसके पास नहीं थी। मैं अपने तरीके से घर के बिगड़े हुए हालात संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिल के किसी कोने में अब भी एक टीस बाकी थी जो हर रात मुझे सोने नहीं देती थी। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जिसने मेरी बर्दाश्त की सारी हदें तोड़ दी। वही दिन मेरी जिंदगी का ऐसा मोड़ बन गया जिसने मुझे अंदर तक बदल कर रख दिया। उस दिन मैं शाम को दफ्तर से मामूली से भी पहले घर लौट रहा था, और जो मंजर मेरा इंतजार कर रहा था उसने मेरी रूह तक हिला दी। रास्ते में जो खाली प्लाट पड़ा हुआ था, वहां अचानक मेरी नजर गई तो मेरी सांसें जैसे अटक गई। दिल सीने में ऐसे धड़का जैसे किसी ने मेरे सीने पर जोर से मुक्का मार दिया हो। कुछ पलों के लिए मैं पत्थर सा बन गया था। वहां मेरा अपना बेटा, मेरा बंटी, कचरे के ढेर में झुका हुआ था, गंदी थैलियों में हाथ डालकर ब्रेड के बासी टुकड़े निकाल रहा था और उन्हें झाड़ कर पोंछ कर अपने कपड़े में समेट रहा था, जैसे कोई कीमती खजाना इकट्ठा कर रहा हो। मेरी टांगे कांपने लगी। मैं तेजी से दौड़ा और उसे बाजुओं से पकड़कर झकझोर दिया। बंटी, ये क्या कर रहे हो? कूड़े में हाथ क्यों डाल रहे हो? ये सड़ी हुई ब्रेड किसके लिए उठा रहे हो? घर में किस चीज की कमी है? बताओ, आखिर क्यों? बंटी डरकर मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में डर था, भूख थी, एक ऐसी मजबूरी थी जो मेरे दिल को चीर देने के लिए काफी थी। वह रोते हुए बोला, पापा, माँ को बहुत भूख लगी है, वो बीमार है, घर में खाना नहीं था, इसलिए मैं उनके लिए ब्रेड लेने आया था। ये कहकर उसने मेरा हाथ झटका और तेजी से घर की तरफ भाग गया, जैसे किसी की जान बचाने के लिए दौड़ रहा हो। मेरे कदम जैसे बोझिल हो गए थे, फिर भी मैं उसके पीछे दौड़ा। दिल में ऐसी टीस उठ रही थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। घर पहुंचा तो एक और कयामत मेरा इंतजार कर रही थी, एक ऐसी कयामत जिसने मुझे अंदर तक तोड़ दिया था। शशि फर्श पर बेहोश पड़ी थी। उसका चेहरा तपते हुए लाल हो चुका था, बदन आग की तरह जल रहा था। तेज बुखार की लपेट उसकी सांसों से साफ महसूस हो रही थी। चीकू उसके पीछे बैठा उसे सहारा दिए हुए था और बंटी कपड़े में लिपटी भीगी हुई ब्रेड उसके मुंह के पास ला रहा था, जैसे किसी जख्मी को मरहम दिया जा रहा हो। शशि ने बड़ी मुश्किल से एक टुकड़ा गले से उतारा, मगर पल भर में ही उल्टी हो गई। सारा खाया हुआ उसके सामने ही गिर पड़ा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। माँ वह एक कोने में चारपाई से टेक लगाए बैठी थी, सब कुछ देख रही थी, सब कुछ सुन रही थी, मगर इतनी बेपरवाह जैसे ये घर, ये बच्चे, ये औरत उनके लिए अजनबी हो। मेरा सब्र टूटने के करीब था। मैंने दफ्तर का बैग वहीं फेंका और घुटनों के बल शशि के पास बैठ गया। शशि, शशि, क्या हुआ तुम्हें? तुम इस हालत में जमीन में क्यों पड़ी हुई हो? कुछ तो बताओ, कुछ तो कहो। शशि ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली, जैसे मुझे पहचान कर उसका दर्द और बढ़ गया हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कांपती हुई आवाज में वो बोली, मैं बहुत भूखी थी, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। उसी पल मेरे बच्चे भी जोर जोर से रोने लगे। चीकू और बंटी हिचकियों में बोले, पापा, माँ बहुत बीमार है। मैंने अपनी पत्नी, अपनी शशि का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। वह चेहरा जिसे कभी मैंने मोहब्बत से चूमा था, जिस पर मेरी पूरी दुनिया बसती थी। तुम ठीक हो जाओगी,
शशि कुछ बोलो, मेरी तरफ देखो। उसने कमजोर सी नजर मेरी तरफ उठाई, आंखों में आंसू भराए और वे फूट फूट कर रोने लगी। उसके साथ मेरे बच्चे भी रो रहे थे। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे मेरी दुनिया उलट गई हो, जैसे मैं किसी गहरे अंधेरे कुएं में गिर गया हूं जहां सिर्फ बेबसी, दर्द, टूटती हुई सांसें हैं। डॉक्टर ने साफ शब्दों में कहा था शशि को रोटी नहीं देनी, उसकी तबीयत और बिगड़ सकती है। इसलिए हमने दादी से बहुत विनती की थी, कम से कम बिस्किट या ब्रेड दे दें, मगर उन्होंने खाने की हर चीज देने से मना कर दिया था। उनका कहना था कि घर का राशन यूं ही नहीं लुटाया जा सकता। उस एक जिद में मेरी जिंदगी की सारी सच्चाइयों को मेरे सामने नंगा कर दिया था। तुम्हारी पत्नी को दिखावे की आदत है, ये सब नखरे करती है, उसे रोटी और दूध चाहिए, यही सब कहकर माँ ने बात को टाल दी थी। जबकि हकीकत ये थी कि बंटी और चीकू कूड़े के ढेर से ब्रेड उठा लाए थे और शशि की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि वह उसे खा भी नहीं सकी और तुरंत उल्टी कर दी। ये मंजर देखकर बच्चों के चेहरे पर डर सा छा गया। मेरे बेटे ने सिसकते हुए पूछा, पापा, माँ मर तो नहीं जाएगी? उसकी आवाज में ऐसा दर्द था कि मेरा दिल टूट कर रह गया। मैंने उसे गोद में उठाया, सीने से लगा लिया और मेरी आंखें बेकाबू होकर माँ की तरफ उठ गईं। गुस्से और बेबसी से भरी हुई थी। शशि को जल्दी से अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने साफ कहा, शशि के शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी है, लंबे समय से ठीक से न खाने की वजह से ये हालत बनी है और ये लापरवाही जानलेवा भी हो सकती थी। ये सुनते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। मैं वही आदमी था जो हमेशा ये मानता रहा मेरे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, मगर सच्चाई ये थी कि मेरे अपने बच्चे भूख से कमजोर हो रहे थे और मैं कुछ नहीं देख पा रहा था। अस्पताल से लौटते वक्त मैंने गर्मा गर्म खाना, फ्रूट और जूस पैक करवाया। घर पहुंचकर पहले बच्चों को पेट भरकर खिलाया, फिर शशि के पास बैठकर उसके माथे पर हाथ रखा, उसकी कमजोर उंगलियों को अपनी हथेली में भर लिया और पहली बार दिल से महसूस किया, ये औरत सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी पूरी दुनिया है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, जैसे मेरा छूना उसके लिए दवा बन गया हो। उसके बाद मैं सीधा माँ के पास गया। मैंने शशि की हालत और बच्चों की भूख के बारे में सब बता दिया, मगर उन्होंने हंसकर बात टाल दी और कहा कि उस औरत को ड्रामा करने की आदत है। मैं एक एक रुपया बचाकर रखती हूँ, फालतू खर्च बर्दाश्त नहीं करती। एक दिन देखना तुम्हारे ये सब काम आएंगे। उनकी बातें सुनते सुनते मेरे अंदर का सब्र पूरी तरह टूट गया। मैंने भरी आवाज में कहा, माँ, आज के बाद घर का खर्च मैं खुद संभाल लूंगा, आपको सिर्फ आपकी जरूरत का पैसा मिल जाएगा। शशि ने रास्ते में मुझे सब बता दिया था कि कैसे उसे हर छोटी छोटी चीज के लिए तरसना पड़ता था, कैसे बच्चों के दूध तक पर ताले लगे हुए थे। उस दिन के बाद मैंने घर की सारी जिम्मेदारियां अपने हाथ में ले ली। वक्त बीतता गया, घर में फिर से सुकून लौट आया। बच्चों के चेहरे पर हंसी आने लगी, उनकी आंखों से डर गायब हो गया। शशि की तबीयत धीरे धीरे ठीक हो गई। रात को जब वो बच्चों को सुलाकर थकी हुई मेरे पास बैठी तो मैं उसके सर पर हाथ फेर देता। वह चुपचाप मेरी तरफ देखती, उसकी आंखों में शुक्रिया होता, बिना एक शब्द कहे। शायद यही हमारी सबसे गहरी मोहब्बत थी, खामोश मगर सच्ची। बाद में मुझे पता चला कि माँ की सारी भविष्य की चिंता सिर्फ बहन सीमा के लिए थी। माँ सीमा के लिए पैसे जोड़ना चाहती थी, उसके आने वाले कल के लिए, और उसी डर में उन्होंने मेरे बच्चों का आज छीन लिया था। आज ये सच उनके सामने आया तो पहली बार माँ की आंखों में शर्मिंदगी दिखी। वह चुप हो गई। अब वह सीमा का नाम लेते वक्त भीग जाती थी और कई बार बच्चों को देखते हुए उनकी आंखें भर आती थी। शायद उन्हें समझ आ गया था कि भविष्य को बचाने के चक्कर में उन्होंने वर्तमान को कितना दर्द दिया था। उस दिन मैंने देखा, माँ ने खुद अपने हाथों से बच्चों को दूध दिया और शशि के लिए फल काट कर रखे। उनकी उंगलियां कांप रही थी। घर में फिर से शांति थी, मगर उस शांति के पीछे बहुत आंसू छुपे हुए थे। कहानी यही खत्म नहीं होती, मगर यही समझ आ गया, मोहब्बत अगर समझदारी के बिना पर हो तो वह जख्म बन जाती है, और जब समझ आ जाए तो वही मोहब्बत इंसान को अंदर से बदल देती है। उस रात मैंने शशि को अपने पास खींच लिया, उसके माथे को चूमा और दिल ही दिल में खुद से वादा किया, अब इस घर में कोई भी भूखा नहीं सोएगा, चाहे मुझे किसी से भी लड़ना पड़े। और अब जाते जाते आप सभी से एक दिल से निकली छोटी सी गुजारिश है, आप मेरी ये वीडियो जहां से भी देख रहे हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर लिखिए। सच कहूं तो आपके कमेंट पढ़ना मेरे लिए किसी तोहफे से कम नहीं होता। हर नाम, हर जगह मुझे आपसे और भी गहराई से जोड़ देती है। और जो लोग मेरी वीडियो को अपना कीमती समय देकर देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उन सभी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, आंखें नम कर दी हो या मन को सुकून दिया हो,
तो बस एक छोटा सा काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने उन दोस्तों तक पहुंचा दीजिए जिन्हें ऐसी कहानियां पसंद है। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हर सब्सक्राइब मेरे लिए सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि आपका भरोसा, प्यार होता है। हम फिर मिलेंगे कल एक और नई दिलचस्प भावनाओं से भरी कहानी के साथ। तब तक मुझ पर अपना स्नेह और आशीर्वाद बनाए रखें। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।